नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वकील आपका में, और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। इस शो के माध्यम से हम आपकी कानूनी समस्याओं का निवारण करते हैं, आपके उन सवालों का जवाब देते हैं जिनके लिए आपको कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता यानी आपके वकील धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम सवाल हैं सबके और हम उसी की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपसे पहला सवाल ये है कि ये समस्याएं अधिकतर संपत्ति की होती हैं। लोगों को खरीदते समय लोगों के साथ कई तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, तो संपत्ति खरीदते समय किन किन चीज़ों का जो है ध्यान देना चाहिए? देखिए, सामान्य तौर पर जो समस्याएं आती हैं प्रॉपर्टी को परचेज करते समय या प्रॉपर्टी जब सेल परचेज हो रही हो, उस समय सेलर और परचेजर के बीच का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम सेल डीड में टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में अभिवर्णित करते हैं, वहाँ पे परचेजर को ये देखना आवश्यक होता है कि जो टाइटल है यानी जो स्वामित्व है वह स्वामित्व सही है या नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी संपत्ति को क्रय करने के साथ ही उस पर ऋण लेने की भी कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित रूप से जो चेन ऑफ डीड है यानी टाइटल की जो चेन है, मालिकाना हक स्वामित्व का जो एक चेन है जिसमें सबसे पहले संपत्ति किसके नाम थी, फिर दोबारा किसके नाम हुई, तिबारा किसके नाम हुई, या चेन जो बनी है वो चेन प्रॉपर है या नहीं है, इसका अवलोकन करा लेना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि बहुत सारे विवादों में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाले जो सेलर हैं वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन चेन डीड क्लियर ना होने की वजह से बहुत सारे बैंक के साथ लोन लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करने में प्रॉपर्टी को जो सेकंड परचेजर हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले प्रमा फेसाई प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए टाइटल को चेक कराना बहुत आवश्यक है। स्वामित्व अगर सही है तो प्रॉपर्टी को परचेज करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जो प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है उसमें फिजिकल पोजीशन किसका है, यानी भौतिक कब्जा किसका है। भौतिक कब्जा वास्तविक मालिक का है या नहीं है, यह भी देखना चाहिए। क्योंकि सामान्य तौर पर बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पे लोग प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करने की डीड तो कर देते हैं लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं दे पाते, वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है। बहुत सारे जो आवासीय सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर इस तरह के डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, और बहुत सारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड लैंड एरियाज़ हैं जहाँ पर आवासीय गतिविधि डेवलप हो जाती हैं, वहाँ पर भी इस तरह के डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो निश्चित रूप से फिजिकल पोजीशन को ध्यान देना चाहिए, यानी टाइटल को चेक करना चाहिए। फिर फिजिकल पोजीशन को क्लियर करने के बाद वहाँ पर मौके पर भौतिक कब्जा लेना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि जो जगह ली जा रही है हर जगह का एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर वो रेवेन्यू से रिलेटेड लैंड है तो उसका खाता नंबर, खसरा नंबर या जो इंतखाब है उसमें उसका विवरण अंकित होता है। इसी प्रकार यदि वो आवासीय एरिया है तो आवासीय एरिया का नगर निगम, म्यूनिसिपल बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जो वहाँ पर अथॉरिटी उसको टाउन एरिया जो भी उसको गवर्न करता होगा, जो वहाँ से टैक्स कलेक्शन करता होगा, निश्चित रूप से उनके यहाँ भी उस प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स के अकॉर्डिंग टाइटल का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी व्यक्ति हैं उनको पहले टाइटल देखना चाहिए परचेज करने से पहले, फिर फिजिकल पोजीशन वहाँ पर है या नहीं ये देखना चाहिए, फिर पर्टिकुलर लैंड जिसको परचेज कर रहे हैं वो लैंड वही है कि नहीं जहाँ मौके पर कब्जा दिया जा रहा है, ये भी देखना चाहिए। और उसके बाद चौथा और महत्वपूर्ण कि उस प्रॉपर्टी पर कहीं कोई लोन तो नहीं है, यानी ऋण और भार तो नहीं है, इसका भी अवलोकन करा लेना चाहिए। अगर ये चारों बातें ठीक हैं तो फिर प्रॉपर्टी को परचेज करने में कोई भी विधिक बाधा नहीं होती है। जी धर्मेंद्र जी, लगातार दर्शक हमें देख रहे हैं, शो आपका देख रहे हैं, उनको अपनी समस्याओं के निवारण चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अजय देहरादून से। अजय, आप अपना सवाल रख सकते हैं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। और अजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के द्वारा, देहरादून से हैं अजय। अजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। जी सुन रहे हैं हम अजय, आप सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है, मैंने 3 साल अजय, हम आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं।
आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को धीमा कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल रखिए। वो तो मैंने म्यूट किया हुआ है। जी बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज से 3 साल पहले, 3 साल हो गए मेरी शादी को। आज से 3 साल पहले वो बिना किसी वजह के अपने बेटे के साथ चली गई थी। हेलो। हाँ हाँ अजय, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल वो पूछिए, 3 हमने साल आपका पहले सवाल सुना। डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन करके जी और नोटरी से अटैच करके वो चली गई जी अपने बेटे और बेटी के साइन करवा के। जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बीमार भी रहता हूँ। देखिए, आपके और आपके पत्नी के बीच का जो दाम्पत्य जीवन रहा है, उस दाम्पत्य जीवन को सुखद पूर्वक आपने बिताया, और आपकी पत्नी द्वारा 3 साल पहले यदि अपने बच्चों को लेकर के कहीं अन्यत्र जाने का निर्णय उन्होंने लिया और आपसे कोई भी सहमति नहीं ली, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई आप दोनों लोगों के दाम्पत्य जीवन में। अब आपने एक वर्ड यूज़ किया अभी कि जो पत्नी थी उन्होंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। किसी भी डाइवोर्स के लिए बनाए गए एग्रीमेंट में साइन कर देने से पति पत्नी के बीच का विवाह शून्य नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपरली केस फाइल करना पड़ता है फैमिली कोर्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 13 में या 13B में। जैसे नवैयत हो केस की, अगर आपसी सहमति से है तो 13B में जाएगा, अगर आपसी सहमति से नहीं है, मेरिट पे है, तो 13 में आपका केस न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए। और डाइवोर्स जो हो वो कोर्ट से ही हो, उसी डाइवोर्स की विधिक मान्यता है। अब प्रश्न ये है कि आपका भी आपकी तबीयत खराब रहती है आपके कथनानुसार, और आपकी देखभाल के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपकी देखभाल करें। तो अभी जब आपके पत्नी के बीच में विधिक रूप से संबंध विच्छेद नहीं हुए हैं, तो आपको अपनी पत्नी को अपने पास बुला के उनसे उनके पति धर्म, यानी आप पति धर्म निभाते हैं और उनकी पत्नी धर्म निभाने के लिए आपको निवेदन करना चाहिए। उनको विदा करा के लाने के लिए आप अगर लीगल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उनके विदाई का एक केस आप फैमिली कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, और कोर्ट द्वारा ये निर्देश करा सकते हैं कि वो आपके पास आएँ और पत्नी धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वहन करें। जी अजय, उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। धर्मेंद्र जी, आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ। जहां राजस्व रिकॉर्ड में अगर दाखिल खारिज होने के बाद भी मालिकाना हक क्या विवादित हो सकता है? देखिए, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं। उन विधि व्यवस्थाओं में धर्मेंद्र जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी मैं, अब वापस आएंगे हम सवाल पर, लेकिन उससे पहले केशव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे कॉलर ग्वालियर से हैं। केशव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे? जी जी, सवाल पूछिए आप। मेरा निवेदन है जी, आगे बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। स्कूल हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं केशव जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि, जी, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि जो ये खोले जा रहे हैं, जी ये उद्योग के अंदर आते हैं या समाज सेवा के अंदर आते हैं? जी केशव, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो एक सामाजिक प्रश्न है, यानी समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, इनके बारे में आपका कहना ये है कि ये औद्योगिक परिदृश्य में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं वो स्कूल कॉलेज औद्योगिक नेचर यानी इंडस्ट्रियल नेचर में नहीं आते हैं। दूसरा, कॉलेज जो हैं वो एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, तो विश्वविद्यालय भी इंडस्ट्रियल नेचर में नहीं आते हैं। इसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया के अंतर्गत वो औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं जहाँ पर कोई उत्पादन हो या उत्पादन होने के साथ जहाँ पर कोई क्रय विक्रय हो। यहाँ शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक कार्य किया जाता है और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे औद्योगिक परिक्षेत्र में या औद्योगिक इकाइयों के रूप में इनको मान्यता नहीं है वैधानिक रूप से।
जी धर्मेंद्र जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं सिविल लाइन से। ये कॉलर हैं रोहित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहित, आप अपना सवाल रख सकते हैं। टीवी की आवाज आप धीमे कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपना सवाल रखिएगा। रोहित, क्या आपको आवाज आ रही है? अभी शायद आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। हमारा एक सवाल अधूरा रह गया था धर्मेंद्र जी कि राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज होने के बाद भी मालिकाना हक क्या विवादित हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले बताया कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज है जी, वह नाम मालिकाना हक की पुष्टि कर सकता है, लेकिन उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की कई विधि व्यवस्थाएं इस विषय वस्तु पे हैं, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत दिया गया कि दाखिल खारिज हो जाने से, यानी म्यूटेशन हो जाने से मालिकाना हक स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गया, ये नहीं कहा जा सकता है। मालिकाना हक को निर्धारित करने के लिए अगर किसी का म्यूटेशन है रेवेन्यू रिकॉर्ड में और कोई तीसरा पक्ष जो उस दाखिल खारिज के कार्रवाई से प्रभावित है, तो उस आदेश को चैलेंज कर सकता है और चैलेंज करने के साथ ही अपने अधिकार को संरक्षित करने की कार्रवाई को भी सुनिश्चित कर सकता है। तो विधि अनुसार यदि हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गौर करते हैं, तो उनके प्रकाश में कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के संबंध में नामांतरण हुआ इसका वो एक्यूरेट ऑनरशिप है। यहाँ पे एक्यूरेट ऑनरशिप को चैलेंज करने के साथ ही यदि कोई सही तथ्यों के आधार पर अपना मालिकाना हक प्रूफ कर सकता है, तो वो माननीय न्यायालय के द्वारा अपने मालिकाना हक को प्रूफ कर सकता है, या जो अथॉरिटी जहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है, उस आदेश को रिकॉल करा के भी अपने नाम को ऐड करने का या उस नाम को डिलीट करके अपने नाम को दर्ज करने की प्रेयर कर सकता है। जी धर्मेंद्र जी, हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। हम स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं कानूनी सलाह मशवरा लेने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पंजाब से कॉलर हैं दलजीत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ सर, हमने ना किसी की तरफ 380 धारा के तहत हमने FIR दर्ज कराई थी सर। उसमें पुलिस ने सर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए ना अदालत में खारिज रिपोर्ट, कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की है। ये हमारी मांग है कि हमकी FIR उसी तरह रहनी चाहिए कि क्या इसके लिए पुलिस हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही। अब जज साहब ने SHO को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी है, पर पुलिस उसमें हमारा कुछ नहीं कर। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट के तहत इसी में FIR को कुछ कर सकते हैं, जहां हम ASM की प्रकट करते हुए दोबारा SHO से इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हम क्या करें इसमें सर? देखिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के लिए आप माननीय उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन आपके केस में अंतिम आख्या फाइनल रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर किया गया, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर में एक दूसरे थाना इंचार्ज या दरोगा के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो उस जांच आख्या के आने का इंतज़ार आपको करना चाहिए। यदि आपको यह पूर्ण विश्वास है कि जो जांच आख्या आएगी वो प्रभावित होगी और आपको उससे न्याय नहीं मिल सकता है, तो आप माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ में अपने हलफनामे, जो आपके गवाहान हैं, जो आपके तथ्यों संबंधित फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं आपके, और उन तथ्यों संबंधित जो लोग आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं, उन सबका हलफनामा आप न्यायालय के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भिजवा के सही जांच के लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में सही जांच नहीं होगी, तो आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप क्रिमिनल रिट फाइल करते हुए डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस कप्तान हैं उनको पक्षकार बनाएंगे, जिलाधिकारी महोदय को पक्षकार बनाएंगे, और स्टेट पार्टी तो कंपलसरी होगी। उसमें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन फेयर इन्वेस्टिगेशन का करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फेयर इन्वेस्टिगेशन जो जांच करता है उनके द्वारा हो या किसी अन्य के द्वारा हो, ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको अमुक जो भी आपका थाना है उस थाने में जांचकर्ता द्वारा आपके पक्ष में
सही तथ्यों को अवलोकित करते हुए जांच नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य थाना क्षेत्र से या किसी अन्य सर्किल से या किसी अन्य जिले से भी जांच कराने की आप प्रार्थना कर सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई आप द्वारा याचिका में जांच किसी भी अन्य जिले से, किसी भी अन्य थाने से, किसी भी अन्य सर्किल से कराई जा सकती है। जी धर्मेंद्र जी, लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं, कॉलर कई सारे हैं और फिरोज हैं आगरा से। फिरोज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद फिरोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिरोज, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? और एक और कॉलर है हमारे साथ, विहाल अहमद हैं भदोई से। यार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। मैंने डॉक्टर फारिस के लिए दिया था तो 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक डॉक्टर में तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोई इसका आपत्ति भी नहीं है। आप अपना दोबारा आप सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर फारिस के लिए 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हुए नहीं है, जो कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। जाल जी, जो आपकी संपत्ति पर आपका नाम चढ़ने के लिए आपने प्रोसेस किया है, यानी आपने दाखिल खारिज करने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसको बहुत एक निश्चित मियाद है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक जैसे ही लॉ है, रेवेन्यू लॉज एक जैसे ही हैं, तो 45 डेज का एक ड्यूरेशन होता है, 45 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसमें मुनादी प्रकाशन की कार्रवाई कराने के बाद तहसीलदार या एसडीएम जहां पर म्यूटेशन की एप्लीकेशन दी गई है उनके द्वारा म्यूटेशन की प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड किया जाता है। लेकिन आपके केस में अगर 1.5 साल तक आपका म्यूटेशन नहीं हो पाया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से परसुएंस में, यानी जिन एडवोकेट महोदय के माध्यम से आप अपना दाखिल खारिज का कार्रवाई करा रहे हैं या आप स्वयं कर रहे हैं, वहाँ पर परस्यू प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक इस 1.5 साल के समय का प्रश्न है, इस बीच में कोविड-19 का भी इम्पैक्ट रहा है, तो बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग भी हुई हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपके प्रार्थना पत्र का निस्तारण समयबद्धता के साथ ना हो पाया हो। आपके म्यूटेशन के प्रार्थना पत्र में जब कोई आपत्ति नहीं है, तो प्राइमा फेसाई आपके केस में आपका म्यूटेशन हो जाना चाहिए। आप एक प्रार्थना पत्र, जहां म्यूटेशन की एप्लीकेशन आपने दी है, वहां पर आप दीजिए और उस प्रार्थना पत्र में आप ये लिखिए कि विधिक कार्रवाई के अनुसार हमारा 1.5 से 2 महीने के अंदर ये आदेश होना चाहिए था, जो विलंबित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इसको शीघ्र निस्तारित करते हुए हमारे दाखिल खारिज की प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। तो आपके इस प्रार्थना पत्र पर माकूल विधि अनुसार निर्णय तहसीलदार या एसडीएम या जो भी सक्षम प्राधिकारी उनके द्वारा लिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। रांची से एक कॉलर हैं, जैसी मैं पूरा नाम इनका सुन नहीं पाई। रांची से हमारे एक कॉलर हैं, आप तक आवाज। जेसी बावड़ा, ये हमारे कॉलर हैं रांची से, जो आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं। जेसी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे तो अपना सवाल पूछिए। संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, राकेश यादव हैं शुक्लागंज से। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल सुन रहे हैं। संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे, जहां लेकिन अभी हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे धर्मेंद्र जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फौरन लौटेंगे। तो अच्छा भी लगता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार आपको कानूनी सलाह मशवरा दे रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, राकेश यादव हैं शुक्लागंज से। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं जहां पर आपकी सभी कानूनी सलाह मशवरों की जो है समाधान किए जाएंगे। और हमारे साथ रांची से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जेसी बावड़ा हैं। जेसी बावड़ा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आना पड़ेगा, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है जेसी जी। आप क्रेडिट कार्ड बनाया हूँ जी, उसमें हर महीना आपकी जेसी जी, हम आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमको आपका सवाल साफ नहीं सुनाई देगा। इंडस्ट्रियल बैंक का मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया हूँ जी, उसमें हर महीना मुझे 71 रुपया भेजा जाता है। मैंने जी, शायद ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे उनका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे पास एक और जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, राकेश यादव हैं शुक्लागंज से। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। उनसे भी संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, हम अपने आगे जो है शो की जो उसको आगे बढ़ाएंगे। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं पूछने के लिए। चेक और चेक डिसऑनर होने पर कार्रवाई की जो समय सीमा होती है वो धर्मेंद्र जी क्या होती है? देखिए, जो चेक का आदान प्रदान होता है जी, वो पैसे यानी रुपए के लेन देन को करने के संबंध में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि चेक अनादृत हुई यानी डिसऑनर हुई, तो डिसऑनर होने के बाद जो केस फाइल करने का ड्यूरेशन है जी, प्राया फेसाई मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो चेक है उस चेक की अब जो मियाद है उसको आप उपयोग करने की यानी रकम आहरण करने की 3 माह तक चेक को वैलिडिटी होती है। उसको आप 3 माह तक अनादृत करने के लिए या उसका आदरित करने के लिए न्यायालय के समक्ष, वो न्यायालय क्षमा करिएगा बैंक के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं।
बैंक में यदि वो चेक डिसऑनर होती है और जो उसका मेमो है, उस मेमो में जो रीज़न दिया होता है चेक डिसऑनर होने का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लीगल नोटिस देना होता है जिसने आपको चेक दी है उसको। लीगल नोटिस जो दी जाती है उसमें 30 डेज़ का ड्यूरेशन होता है, 30 दिन का। 30 दिन के ड्यूरेशन में यदि उनके द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद आपकी रकम को आपको प्रदान कर दिया जाता है तो आगे की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। यदि उनके द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद आपका भुगतान नहीं किया जाता है जो चेक में वर्णित है, तो ऐसी स्थिति में अगले 15 दिनों में आप परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवाद प्रस्तुत करने के बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सेक्शन 200 के स्टेटमेंट परिवादी के, सेक्शन 202 के स्टेटमेंट जो आप गवाह या विटनेस देना चाहते हैं उसके, तो 45 दिन का एक ऐसा ड्यूरेशन है। इस 45 डेज़ के ड्यूरेशन में ही आपको कंप्लेंट केस फाइल करना होता है। यदि आपके 45 डेज़ क्रॉस हो जाते हैं और आप केस फाइल नहीं करते हैं तो फिर केस की मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है। वहाँ पे कुछ लोग लेट जब केस फाइल करते हैं तो लिमिटेशन का आधार लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम अथॉरिटीज़ में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं उसमें लिमिटेशन के ग्राउंड को कंसीडर नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो भी चेक डिसऑनर हो उसका केस अगर फाइल करना है तो नोटिस के साथ ही अग्रिम 15 दिनों में यानी 45 डेज़ के अंदर नोटिस एंड केस फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। तभी 138 NI एक्ट के अंतर्गत लायबिलिटीज़ बनेगी और जो एक्यूज्ड होंगे यानी जिन्होंने चेक आपको दी होगी उन दी गई चेक की रकम का आहरण आपके पक्ष में हो सकेगा। जी, आज समय का थोड़ा सा अभाव है और हमारी खास पेशकश वकील आपका में आज इतना ही, लेकिन अगले रविवार इसी वक्त हम फिर से दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहेगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। धुमधाम 10 बजे